Good morning, dear learners. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का स्वयं प्रभा के चैनल 17 पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी व्यष्टि अर्थशास्त्र प्रथम की चर्चा को करेंगे। जो पिछले सप्ताह हम लोग कर रहे थे, उसके आगे के जो अवधारणा है, उसको हम लोग आज इस क्लास में, जो ऑनलाइन क्लास है, उसमें अपना डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग जिन विषयों पे चर्चा करेंगे, उसमें मांग है, मांग के प्रकार हैं, मांग का नियम है, कौन-कौन से ऐसे तत्व हैं जो मांग को निर्धारित करते हैं, और मांग को निर्धारित करने के जो 2 महत्वपूर्ण कारक हैं, एक उपभोक्ता की मांग और दूसरा जो बाजार है, उसकी मांग। और मांग मांग जो है, उसका शेड्यूल क्या है, मांग वक्र क्या है, मांग वक्र जो है वह दाएं तरफ ढाल उसमें क्यों होता है। साथ ही डिमांड फोरकास्टिंग, मांग पूर्वानुमान और मांग पूर्वानुमान के विभिन्न विधियों पे भी चर्चा और परिचर्चा करेंगे। साथ ही व्यष्टि अर्थशास्त्र में कुछ महत्वपूर्ण अ, अवधारणाएं हैं, जैसे डिमांड है, वांट है और सप्लीमेंट्री गुड्स हैं, जिसको हम स्थानापन्न वस्तुएं भी कहते हैं और पूरक वस्तुएं कहते हैं। उनके विषय में भी हम आज चर्चा और परिचर्चा करेंगे। डियर लर्नर्स, जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, उनको सर्वप्रथम हम बताना चाहेंगे कि जो डिमांड होती है, डिमांड अ, मांग क्या है? मांग यह प्रभावी अ, जो है वांट का वह रूप होती है, जिसमें प्रायः अगर हम देखें तो जो कस्टमर है, उसके अंदर खरीदने की एक शक्ति होती है। हम कह सकते हैं कि मांग, जब कोई एक कस्टमर मांग के तहत अगर हम बात करें, तो जिसमें वह किसी भी वस्तुओं को किस प्रकार से खरीदने के लिए आगे बढ़ता है। जब मांग की बात हम करते हैं, तो उसमें 4 महत्वपूर्ण चीज का होना बहुत ही आवश्यक है। उसमें जो प्रथम चीज होती है मांग के अंतर्गत, वह है कि एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि जो व्यक्ति उस चीज को खरीदना चाहता है, उसके अंदर उस चीज को क्रय करने की इच्छा, उस चीज को पाने की इच्छा होनी चाहिए। दूसरा, उसके अंदर उस चीज को क्रय करने के संसाधन भी होने चाहिए। संसाधन से आशय है रुपए से। उसके अंदर क्रय शक्ति का होना भी बहुत ही आवश्यक है। प्रथम इच्छा शक्ति, दूसरा क्रय शक्ति, और उस चीज को प्राप्त करने के लिए खर्च करने की भी जो है शक्ति होनी चाहिए कि वह उस पे कुछ व्यय को सुनिश्चित कर सके। साथ ही उसका एक निश्चित मूल्य पे वह क्रय करे, और संख्या भी होनी चाहिए। अगर हम इस प्रकार से कहें कि हमको जो है एक चीज खरीदनी है, तो यह कोई जो है अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से, व्यष्टि अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से यह कोई मांग नहीं हुई। जब हम यह कहेंगे हमको यह वस्तु इतने रुपए में, इतनी मात्रा में खरीदनी है, तो उसको अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से, व्यष्टि अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से प्रभावी मांग कही जाएगी। तो प्रभावी मांग में क्रय शक्ति का होना और उस चीज को खरीदने की कैपेसिटी, क्षमता पे विशेष
बल दिया गया है। जैसे मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसकी मासिक आमदनी 10,000 रुपए है, लेकिन वह ऐसी एक गाड़ी फ़ोर व्हीलर को क्रय करना चाहता है जिसकी लागत 1 करोड़ रुपए है और उसके पास कोई भी संसाधन नहीं है उसको क्रय करने के। लेकिन वह एक शोरूम में जाता है और कहता है कि इस गाड़ी को मुझे क्रय करना है। तो वह यह व्यष्टि अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से यह प्रभावी माँग नहीं है और इसको हम अपने जो है डिमांड फ़ोरकास्टिंग में और जो भी कंपनियाँ कार निर्माता हैं, कार को विक्रय कर रहे हैं, उसको कंसीडर नहीं करेंगे और अपनी रणनीति नहीं बनाएँगे। साथ ही हम लोगों को यह भी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह जो माँग है, यह कितने प्रकार की होती है। माँग के जब हम विविध प्रकारों की बात करें, तो उसमें डिमांड फॉर नेसेसिटीज़ जो बहुत ही आवश्यक जो है प्रकृति की वस्तुएँ होती हैं, उनकी डिमांड होती है। बहुत सारी ऐसी वस्तुएँ होती हैं, जो व्यक्ति को जो है उसको एक कम्फर्ट जो है ज़ोन के लिए आवश्यक होती है, आरामदायक वस्तुएँ होती हैं और कुछ वस्तुएँ होती हैं जो विलासिता की वस्तुएँ होती हैं। तो अगर हम तीनों प्रकार की वस्तुओं को देखें, तो जो आवश्यक वस्तुएँ हैं और जो हमें आराम पहुँचाने की वस्तुएँ हैं और जो एक विलासिता पूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है। तो तीनों के माँग को अलग-अलग समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से अगर आप अच्छे से तीनों में जो है भेद कर पाएँगे, तभी आप एक अच्छी रणनीति बना पाएँगे, बाज़ार को ध्यान में रख कर के। क्योंकि जो आवश्यक वस्तुएँ होती हैं, उसको जो है उसका जब हम मूल्य तय करते हैं, तो उस समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि कितने जो है उत्पादक हैं उस वस्तु के और कितने नहीं हैं। क्योंकि अगर हमारी मार्केट में मोनोपोली है तब तो हम जो भी चाहेंगे वह मूल्य रख सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति है, तो मूल्य जो है स्वतः निर्धारित होंगे। जब हम बात करते हैं, जो दूसरे प्रकार की एक महत्वपूर्ण माँग है, वह है डिमांड फॉर कंजम्पशन एंड डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट। मतलब उपभोग के लिए जब कोई माँग की जाती है और निवेश के लिए कोई माँग की जाती है। तो उपभोग के लिए जो वस्तुएँ होती हैं, उसका उसको जो है उसकी प्राइसिंग उसका मूल्य और निवेश के लिए जो माँग की जाती है, उसके मूल्य में प्रायः अंतर भी होता है। जैसे मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहूँगा। एक भवन निर्माता है, जो कि भवन निर्माण का कार्य करता है। अगर वह अपने स्वयं के घर को बनाने के लिए सीमेंट क्रय करता है, तब हम कहेंगे कि यह डिमांड उपभोग के लिए की गई है। लेकिन वह एक बहुत थोक की मात्रा में सीमेंट की जो है सीमेंट को क्रय करता है, ज़्यादा से ज़्यादा मकानों को बनाने के लिए और उसके निर्माण के लिए। तो वह डिमांड जो है, डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट कही जाएगी, निवेश के लिए माँग कही जाएगी। साथ ही जब हम और आगे बढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी माँग होती है। वह माँग जो एक राष्ट्र के अंदर की जाती है, राष्ट्रीय महत्व की होती हैं, उसको राष्ट्रीय माँग कहते हैं। लेकिन जब उन्हीं वस्तुएँ और सेवाओं की माँग को अंतर्राष्ट्रीय जो है बाज़ार में वैश्विक बाज़ार में उसकी माँग की जाती है, तो उसको हम अंतर्राष्ट्रीय माँग कहते हैं। तो एक वस्तु के निर्माता को जो वस्तुओं एवं सेवाओं
का उत्पादन कर रहे हैं, उनको इस चीज़ का भी ज्ञान होना चाहिए कि जो वस्तुएँ, सेवाएँ बना रहे हैं, उसके जो उत्पादित कर रहे हैं, उसकी माँग राष्ट्रीय है या अंतर्राष्ट्रीय है या दोनों है। क्योंकि जब तक आप अपने उत्पादित किए हुए वस्तु की माँग को जो है सही ढंग से, सही समय पे जो है यह निर्धारित नहीं करेंगे कि नहीं ये हमारे वस्तुओं की, सेवाओं की इतनी डिमांड हो सकती है, तब तक आप उत्पादन के रणनीति का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जब हम दूसरे प्रकार की माँग की बात करते हैं, एक माँग है जैसे कमोडिटी, गुड्स और सर्विसेज़ की भी डिमांड। इसको भी हमें समझना होगा कि जो हमारी माँग है वह कमोडिटी की है, कि वस्तुओं की है, कि सर्विस की है। क्योंकि तीनों के माँगों को की पूर्ति में अलग-अलग संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। सपोज़ उदाहरणार्थ अगर हम देखें, अगर आप कोई वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें वेयरहाउस की ज़रूरत पड़ेगी और उसके साथ बहुत ज़्यादा जो है आधारभूत जो है सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप सर्विसेज़ की जो है डिमांड को जो है पूर्ति करते हैं, तो उस समय हमको बहुत ज़्यादा जो है आधारभूत जो है चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके बाद व्यक्तिगत माँग होती है, परिवार की माँग होती है और राष्ट्रीय माँग भी होती है। तो इसको भी समझना है कि जैसे कोई वस्तु है, वह इंडिविजुअल व्यक्तिगत अगर किसी व्यक्ति के द्वारा उसको डिमांड की जाती है, तो हम कहेंगे कि यह व्यक्तिगत माँग है। लेकिन अगर परिवार के द्वारा जो है फैमिली की डिमांड है, तो उसको फैमिली डिमांड कहेंगे और फिर राष्ट्रीय स्तर पे अगर उसको डिमांड की जाती है, तो नेशनल डिमांड कहेंगे। तो वस्तुओं क्या क्या प्रकृति है और किस स्तर पे उसको डिमांड किया जा रहा है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी के अनुरूप निर्माता वस्तुओं का उत्पादन करता है। उसके बाद अगर हम लोग और आगे बढ़ें, तो हम देखें कि वस्तुओं का जो माँग होता है, वस्तुओं का, सेवाओं का, वह शॉर्ट पीरियड टाइम जिसको हम कहते हैं अल्पकालिक, अल्पकालिक भी माँग होती है और दीर्घकालीन भी माँग होती है। तो अल्पकालीन जो माँग मार्केट में आती है, उसके लिए हमको रणनीति दूसरी बनानी पड़ती है और अगर दीर्घकालीन माँग है, तो उसके लिए हमको रणनीति दूसरी बनानी पड़ती है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो विद्यार्थी इस समय हमको हमारे ऑनलाइन काउंसलिंग क्लास में भाग ले रहे हैं, इनको बहुत अच्छे से जानना होगा कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र की जो एक महत्वपूर्ण जिसको हम कह सकते हैं कि अंग है व्यष्टि अर्थशास्त्र जो कि एक इकाई, एक फर्म के जो है संपूर्ण आर्थिक गतिविधियों, अर्थचक्र की बात करता है, तो उसमें आपको इन चीज़ों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कि जिन वस्तुओं, जिन सेवाओं का आप निर्माण कर रहे हैं, वह किस प्रकार की माँग को जो है उत्पन्न कर रहा है हमारे बाज़ार में। साथ ही हमको जब हम किसी भी वस्तु के जो है माँग को भली-भाँति समझ जाते हैं जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र या एक अर्थशास्त्री के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड जिसको माँग का नियम कहा जाता है। माँग का नियम स्पष्ट कहता है कि अगर वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य में वृद्धि होगी तो वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा में जो है घटोत्तरी होगी। अर्थात हम यह कह सकते हैं अगर किसी भी वस्तु सेवाओं के दामों में वृद्धि करेंगे तो निश्चित जो मांग है
वह चाहे इंडिविजुअल माँग हो, व्यक्तिगत माँग हो, चाहे वह एक बाज़ार की माँग हो, उसमें कमी हो जाएगी। अतः हम कह सकते हैं अगर वस्तुओं और सेवाओं की ज़्यादा मात्रा हमको विक्रय करनी है, तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इसका जो माँग है और जो वस्तुओं सेवाओं के एक विक्रय की एक संभावनाएँ हैं, इन दोनों में विलोम संबंध होता है। महान अर्थशास्त्री मार्शल ने भी इस पे विशेष बल दिया और कहा कि अगर वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होगी, तो वस्तुओं और सेवाओं की जो विक्रय की मात्रा है, उसमें कमी होगी और वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में अगर जो है कमी होगी, तो वस्तुओं और सेवाओं की मूल्य जो है मूल्य की जगह जो मात्रा है, जो विक्रय होने की जो एक क्वांटिटी है, वह स्वतः ही बढ़ेगी। जनरली यह जो है माँग का नियम है। लेकिन यहाँ मैं अपने लर्नर्स से, अपने विद्यार्थियों से ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि माँग का नियम प्रायः हमारे दैनिक जीवन में और हर जगह लागू होता है। लेकिन माँग का नियम कभी-कभी नहीं भी लागू होता है। उसको जो है माँग के नियम का अपवाद भी कहते हैं। जैसे विलासिता की जो वस्तुएँ होती हैं, बहुत जो आवश्यक वस्तुएँ होती हैं और जीवन रक्षक दवाएँ होती हैं, इन सब चीज़ों पे कई बार माँग का नियम लागू नहीं होता। क्योंकि अगर आप कितना भी उसका मूल्य बढ़ाएँगे, लेकिन जो क्रय करना है जिसको वह उसको पूरा-पूरा क्रय करने के लिए प्रयासरत रहता है। फिर प्रश्न आता है कि हमने यह समझ लिया कि माँग क्या है, माँग के प्रकार क्या हैं और किस प्रकार से माँग का नियम कार्य करता है। फिर हम और इसके आगे बढ़ें तो इसमें है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जिसको हम कह सकते हैं माँग के निर्धारक कौन हैं। ये कौन-कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारी माँग को सुनिश्चित करने का सुनिश्चित करते हैं। तो निश्चित आप जानते हैं कि अगर यह जो हम एक माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, यह संपूर्ण अर्थशास्त्र का एक पार्ट है। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण पार्ट अंग है, वह है माक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको आप जानते हैं कि संपूर्ण उसमें अर्थव्यवस्था का हम अध्ययन करते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि एक है कस्टमर, एक है पूरा मार्केट। तो अगर हम दोनों को क्लब कर दें, तो हमारी टोटल जो है एक डिमांड निर्धारित होती है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर डिमांड जो एक उपभोक्ता है, उसके डिमांड को, उसकी माँग को कैसे हम निर्धारित करें, इस पे भी हमको अच्छे से जानने का प्रयास करना चाहिए। एक एक जो डिमांड है, वह है कि कंज़्यूमर का डिमांड कैसे जो है आगे बढ़ेगा, किस प्रकार से उपभोक्ता के माँग को हम सुनिश्चित करेंगे और दूसरी तरफ जो है माँग बाज़ार की होती है। तो इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जब हम बात करते हैं उपभोक्ता की माँग के निर्धारक तत्व कौन-कौन से हैं, तो प्रथम उसमें है वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य क्या है? वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य यह बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है। दूसरा वस्तु एवं सेवाओं से संबंधित जो जिस वस्तु को हम क्रय करना चाह रहे हैं, उस वस्तु से संबंधित वस्तुओं का मूल्य क्या है? और जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उसकी आय क्या है? और उसके साथ ही कंज्यूमर का जो है टेस्ट क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसकी अभिरुचि क्या है, इस पे कंज्यूमर का जो है डिमांड निर्धारित होता है।
उपभोक्ता की मांग निर्धारित होती है। हम कह सकते हैं कि 4 महत्वपूर्ण कारक हैं। पहला, वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य क्या है? दूसरा, वस्तु एवं सेवाओं से संबंधित जो है, जिस वस्तु को हम क्रय कर रहे हैं, उससे संबंधित वस्तु एवं सेवाओं का क्या मूल्य है। और तीसरा, जो कंज्यूमर है, जो क्रय करना चाहता है, उसकी आय क्या है और उसकी रुचि क्या है। हम एक-एक करके इस पे अपनी चर्चा को करते हैं। प्राइस ऑफ कमोडिटी, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की अगर बात करें, तो वस्तु और सेवाओं का मूल्य जो होता है, यह डिमांड को तय करता है। एक उदाहरण मैं यहाँ लेना चाहूँगा। अ, मान लीजिए कि आम का मौसम है और आप सभी लोग देखते हैं कि जब आम बाज़ार में शुरू में बिकने के लिए आता है, तो उसका मूल्य प्रायः ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आम जो है, उसकी सप्लाई उतनी मात्रा में नहीं हो पा रही है, जितनी मात्रा में डिमांड है। लेकिन एक समय होता है जब आम का फल जो है एकदम रेडी होता है मार्केट में सेल होने के लिए, उसको हम स्टोर नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा आम जो है मार्केट में उसकी पूर्ति कर दी जाती है। तो हम देखते हैं कि उस आम का मूल्य प्रायः जो है पहले की तुलना में बहुत कम हो जाता है। लेकिन फिर एक समय के बाद वही आम जो है, फिर जब मार्केट में उसकी सप्लाई कम हो जाती है फिर उसका मूल्य ज़्यादा हो जाता है। तो जब मूल्य कम हुआ, पहले मूल्य ज़्यादा था, फिर मूल्य कम हुआ, फिर मूल्य ज़्यादा हो गया, तब डिमांड भी हमारे अलग-अलग रहे, माँग भी अलग-अलग रहा। एक घर में जहाँ पहले 5 केजी जो है सिर्फ़ आम क्रय किया गया, फिर जब प्राइस उसका डाउन हुआ, तो वहाँ 10-20 केजी आया, फिर जो है जब प्राइस फिर बढ़ गई, तो फिर आम पुनः जो है बहुत कम मात्रा में क्रय किया गया। तो किसी भी वस्तु का जो मूल्य होता है, वह उसके माँग को निर्धारित करता है। ज़्यादा मूल्य होगा, तो निश्चित उसका कम जो है माँग होगा और कम होगा, तो उसकी माँग ज़्यादा होगी। लेकिन कई बार उस वस्तु की प्रकृति पे भी यह निर्भर करता है कि उसकी प्रकृति क्या है। प्रकृति जो है अगर आवश्यक जो है जो है उसकी है आवश्यक वस्तुओं की है, तो उसको कोई बहुत ज़्यादा जो है उसकी माँग में परिवर्तन होने वाला नहीं है। जैसे उदाहरण लेते हैं, घर में आवश्यक वस्तुओं को नमक लीजिए, तो नमक के अगर प्राइस में चाहे हम कितना भी जो है कम कर दें, कितना भी ज़्यादा कर दें, तो ऐसा नहीं है कि नमक की डिमांड में भी आशातीत जो है फ्लक्चुएशन जिसको हम कह सकते हैं कि वृद्धि या कम होने की संभावना होगी। क्योंकि वह एक आवश्यक वस्तु है और उसके मूल्यों में बहुत तेज़ी से बढ़ना, बहुत तेज़ी से घटने से उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। क्योंकि उसकी जो उसको उपयोग करने का जो एक तौर तरीका है, वह निश्चित है। प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, हम कह सकते हैं कि वह वस्तुएँ जो जिस चीज़ को हम क्रय करने जा रहे हैं, उस वस्तु से संबंधित वस्तुओं का मूल्य क्या है? इस पे भी हमारी माँग जो है वह निर्भर करती है। जैसे अगर हम ऐसे समझें कि हम मार्केट में अरहर की दाल को क्रय करने जाते हैं और उसका मूल्य बहुत ज़्यादा है। तो हम निश्चित मार्केट में ये पूछते हैं कि और दालों का मूल्य क्या है? अगर और दाल जो है लगभग उसके बराबर, उससे कम या उससे ज़्यादा होता है, तो एक उपभोक्ता यह निर्णय लेता है कि हमको कौन-सी दाल कितनी मात्रा में क्रय करनी है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जिस चीज़ को आप क्रय करने जा रहे हैं,
उससे संबंधित वस्तुओं का मूल्य क्या है, इससे भी डिमांड तय होती है। मार्केट में प्रायः यह देखा गया कि जब कोई ग्राहक किसी वस्तु को क्रय करने के लिए जाता है, तो वह उससे जो कंपनियां हैं, जो फर्म हैं, जो निर्माता हैं, उस वस्तु को बनाने के लिए वही वस्तु कितने में उसको क्या प्राइसिंग, क्या मूल्य रख रहे हैं, इसकी जरूर जो है एक जानकारी हासिल करते हैं और जानकारी हासिल करने के बाद उसको क्रय करते हैं। क्योंकि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, इसका ज्ञान हमको निर्णयन में बहुत जो है उपयोगी होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप कंप्यूटर की दुकान पे जाते हैं और आप पूछते हैं कि डेल का कंप्यूटर का क्या रेट है और इसके कौन से मॉडल क्या रेट हैं, उसकी साइज क्या है, फिर आप जो है दूसरे कंपनी के कंप्यूटर की दुकान पे जाते हैं और जब आप एक बाजार का अध्ययन कर लेते हैं, तब आप अपनी माँग जो है एक माँग बताते हैं कि मेरी माँग ये है कि मुझे 2 की संख्या में डेल कंप्यूटर चाहिए। तो आपने पूरा अध्ययन बाजार का किया। तो हम कह सकते हैं कि जो वस्तु, जो सेवाएँ हम क्रय करने जा रहे हैं, उस प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का मार्केट में क्या रेट है, क्या मूल्य है, इससे भी जो है तय होता है। साथ ही इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय जो होती है, यह सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अगर उपभोक्ता की आय अच्छी है, अच्छी अर्निंग है उपभोक्ता के पास, तो कई बार जो है डिमांड बहुत अच्छी उसके द्वारा की जाती है और कई बार ऐसा भी देखा गया अगर उपभोक्ता की आय अच्छी नहीं है, तो डिमांड वस्तु की नहीं होती। क्योंकि हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र हमेशा इस चीज़ को बताता है कि हमेशा अपनी आगम और अपने खर्च के बीच हम कैसे समन्वय स्थापित करें। तो इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, उपभोक्ता की जो आय है, वह बहुत महत्वपूर्ण होती है हमारी माँग को निर्धारित करने के लिए। अगर उपभोक्ता जो है अच्छे इनकम को प्राप्त कर रहा है, तो निश्चित खर्च करने की जो प्रवृत्ति है, क्रय करने की जो प्रवृत्ति है, वह अच्छी होगी। अगर उपभोक्ता के पास रेगुलर इनकम, अच्छी इनकम की संभावनाएँ या चीज़ें नहीं हैं, तो उसकी जो माँग करने की प्रवृत्ति है, वो भी बहुत अच्छी नहीं होगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एक बहुत महत्वपूर्ण है, वह है कि उपभोक्ता की रुचि और उसका जो एक हम कह सकते हैं टेस्ट, यह भी माँग को निर्धारित करता है। उपभोक्ता की रुचि किस चीज़ को क्रय करने में है और किस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ के लिए वह बहुत ज़्यादा प्रयास करता है कि हम क्रय कर सकें। रुचि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि रुचि के साथ-साथ जो है अभिरुचि भी हम इसको कह सकते हैं। हमारा इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसकी चीज़ों पे वह ज़्यादा माँग अ, करता है। जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण इसमें भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप ब्रांडेड किसी जैसे आप कलम को ले लीजिए। मान लीजिए बहुत प्रकार की कलम है आपके पास, लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक ब्रांड के जो है कंपनी के कलम का ही परचेज़ करना चाहते हैं, तो तो एक कस्टमर होने के कारण, एक उपभोक्ता होने के कारण आप उस पर्टिकुलर कंपनी की कलम की माँग ज़्यादा करेंगे। तो यह आपकी रुचि है। आप किसी स्पेसिफिक जो है कंपनी के उत्पाद को खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसकी माँग अपने आप बढ़ेगी। तो यह डिटर्मिनेंट्स हो गए जो निर्धारक तत्व हो गए एक कस्टमर के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहें
फिर जब बात हम करते हैं जो दूसरा एक महत्वपूर्ण भाग था कि माँग कैसे निर्धारित होती है, तो माँग एक तो उपभोक्ता की माँग होती है, वह बड़ा ही महत्वपूर्ण था जिसको हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया कि उपभोक्ता की माँग और दूसरा जो है वह है मार्केट मार्केट की डिमांड, बाज़ार की माँग। तो बाज़ार की माँग को जब हम निर्धारित करते हैं, बाज़ार की माँग को जो विभिन्न तत्व हैं निर्धारित करने वाले, वह बहुत अच्छे से हमें समझना चाहिए कि बाज़ार की माँग कोई अलग प्रकार की माँग नहीं होती है। बल्कि अगर हम इसको ऐसे कहें कि सम्मिलित रूप से सभी उपभोक्ताओं की माँग को ही हम बाज़ार की माँग कहें, तो यह बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो अगर उपभोक्ताओं के डिमांड के जो कारक थे, उसमें हम 2-3 चीज़ों को और जोड़ दें, तो वह मार्केट की डिमांड हो जाती है। जैसे उसमें अगर हम देखें, तो मार्केट की डिमांड में जो है साइज़ ऑफ पॉपुलेशन को हम ले सकते हैं कि कितना जो है मार्केट का विस्तार है, किस संख्या में बाज़ार में वस्तुएँ जा रही है या बाज़ार की साइज़ क्या है? क्योंकि जितना बड़ा मार्केट होगा, उतना ज़्यादा जो है कंज़्यूमर होगा वहाँ पे, उपभोक्ता होगा और वस्तुओं और सेवाओं की माँग उतनी ज़्यादा वहाँ पे होगी। साथ ही जो है आय का वितरण किस प्रकार से है? आय का जो है वितरण उस बाज़ार में, उस सोसाइटी में कैसा है, यह भी बहुत मतलब जो है रखता है, जब हम बाज़ार की माँग को निर्धारित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक क्षेत्र है, जहाँ पे 50 घर हैं, तो 50 घर में यह देखा गया कि 48 घरों में जो आय है, वह 5,000 से कम है। लेकिन 2 घर हैं, जहाँ पे आय 2 लाख रुपए से ज़्यादा है। तो फिर यहाँ पे अगर हम देखें, तो जो आय का वितरण है, आय को अर्न करने की जो एक क्षमता है लोगों में, वह बराबर नहीं है। 48 घर ऐसे हैं, जो बस 5,000 रुपए मासिक आय को अर्न कर रहे हैं और 2 घर ऐसे हैं जो 2 लाख रुपए से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। तो फिर डिमांड जो होती है, इस पे भी डिपेंड करेगी। मान लीजिए कि बहुत आवश्यक वस्तुएँ थीं, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर उनकी आय 2 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो वह नमक के पैकेट, वह जो आवश्यक वस्तुओं की चीज़ें हैं, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा क्रय करने लगेंगे। तो इस पे भी डिपेंड करता है। हाँ, उनके जो अच्छी आय को अर्न कर रहे हैं, उनके यहाँ लग्ज़रियस जो आइटम्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वस्तुओं और सेवाएँ हैं, वहाँ पे उसकी डिमांड निश्चित बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई नया मोबाइल जो है लॉन्च होता है बाज़ार में, तो निश्चित 50 घर हैं, उसमें 48 घर से उसकी डिमांड नहीं आएगी, लेकिन ये संभावना है कि दोनों घरों से उसकी डिमांड आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके पास आय जो है अच्छी है उस चीज़ को क्रय करने की। फिर हम लोग इस प्रकार से व्यक्ति उपभोक्ता की माँग और बाज़ार की माँग के विषय में यहाँ पे चर्चा किए। फिर हम अपने इस जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो है विभिन्न अवधारणाओं को जानकारी हासिल करते हुए हम आगे बढ़ें, तो एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है, वह है जिसको कहते हैं माँग अनुसूची, डिमांड शेड्यूल जिसको कहते हैं। तो यह डिमांड शेड्यूल जो है, डिमांड अनुसूची जो है, यह हमको प्रायः माँग के नियम को, माँग को समझने में बहुत मदद करती है। यह एक जो है जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं प्रभावी माँग के, उन सभी को एक टेबुलेशन फॉर्म में दिखाता है, जिससे व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो अर्थशास्त्री हैं, वह संपूर्ण मार्केट को, इंडिविजुअल फर्म को जो है अच्छे से समझ सकते हैं, उसकी माँग क्या है।
जैसे एक डिमांड शेड्यूल का मैं यहाँ पे एक उदाहरण लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर में अगर सेब का उत्पादन अच्छा होता है, तो एक डिमांड शेड्यूल उसपे तैयार किया गया कि ₹100 केजी जब सेब का मूल्य होता है, तो उसका 15 जो है 15 केजी 1 वीक में एक इंडिविजुअल जो है उसको परचेज़ करता है। एक व्यक्ति ₹100 का जब सेब का मूल्य होता है, तो हफ्ते में 15 किलो सेब अपने घर लाता है। दूसरा, जब उसका मूल्य बढ़ जाता है और ₹200 मूल्य होता है, तो वह व्यक्ति उसके परचेज़ को कम करके सिर्फ़ 12 किलो सेब जो है प्रति सप्ताह क्रय करता है। और जब ₹300 केजी उस सेब का मूल्य हो जाता है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रति सप्ताह 8 केजी सेब को क्रय करता है और जब ₹400 उसका मूल्य सेब का हो जाता है, तो वह सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 केजी जो है सेब को क्रय करता है। डियर लर्नर्स अगर आप ऐसे देखें इसको कि जब ₹100 था तो 15 केजी, जब ₹200 था तो 12 केजी, जब ₹300 था तो 8 केजी, जब ₹400 था तो जो है वह 3 केजी सेब को सप्ताह में खरीद रहा है। इसकी अगर हम एक तालिका बना लेते हैं, एक तरफ जो है मूल्य सेब का, दूसरी तरफ जो है सेब की माँग को लिख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि लगभग लगभग जो है सेब की जो सेब को क्रय करने में जो धन को व्यय किया गया है, वह लगभग ₹2400 मैक्सिमम है। जब 200 रुपए केजी सेब था और 12 किलो सेब सप्ताह में क्रय किया गया। ₹2400 मैक्सिमम जो है रुपए का सेब क्रय किया गया। और फिर अगर मिनिमम हम देखें तो ₹1200 क्रय किया गया जब ₹400 केजी हो गया था, तो उस समय सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 केजी क्रय किया गया। तो ₹1200 से लेकर के ₹2400 तक एक इंडिविजुअल एक व्यक्ति के द्वारा जो है सेब को क्रय करने पे खर्च किया गया। तो इसमें जो ध्यान देने योग्य तथ्य हैं, वह तथ्य यही है कि मूल्य और जो है जो क्वांटिटी मार्केट में सेल हो रही है, जो डिमांड जनरेट हो रही है, इसका बड़ा जो है एक बहुत महत्वपूर्ण दोनों में संबंध है। संबंध जनरली विलोम का होता है कि अगर कम है प्राइस तो कम प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी सेल हो रही है। फिर यह जो माँग की अनुसूची है, तो हमारे अर्थशास्त्र में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में माँग की अनुसूची का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि चीज़ों को अगर हम तथ्यों में एक जो है इस प्रकार से बताएँ, तो अर्थशास्त्रियों को बहुत समय लगेगा और इतना उनके पास समय नहीं होता। क्योंकि मैंने अपने प्रारंभिक जो है क्लास में आप लोगों को बताया कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है निर्णयन में और निर्णयन क्या है? उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ का चयन ही जो है यह निर्णयन होता है। तो जब आपका माँग अनुसूची तैयार हो गई है, तो माँग अनुसूची से ही माँग जो है वक्र बन जाता है। तो माँग अनुसूची है, माँग वक्र है, तो यह वक्र क्या है? जिसको हम डिमांड कर्व कहते हैं। यह माँग वक्र जो होता है, यह बताता है कि वस्तुओं के मूल्य और वस्तुओं की जो एक विक्रय की जो संख्या है, जो क्वांटिटी बिकी है, उन दोनों के बीच का संबंध जो है एक वक्र के द्वारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दिखाया जाता है। तो हमारे व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो अर्थवेत्ता होते हैं, यह प्रायः चीज़ों को जब विश्लेषण करते हैं,
तो अपने सामने डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व हम जिसको कहते हैं कि माँग की माँग तालिका और माँग वक्र जो है, ये दोनों अपने पास स्पष्ट रखते हैं, जिससे कि एक दृष्टिकोण में उनके सामने सभी उसके प्राइस और उसकी डिमांड के जो है एक पिक्चर प्रेज़ेंट हो। तो यह जब उनके पास इन चीज़ों को प्रेज़ेंट किया जाता है, आजकल जो है सूचना तकनीक ने चाहे वह डिमांड शेड्यूल हो, चाहे डिमांड कर्व हो, इसको बहुत ही अच्छे से डिजिटलाइज़्ड फ़ॉर्म में रिफ्लेक्ट करते हैं, जो कि हमारे व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो विशेषज्ञ हैं, उनको तमाम निर्णय लेने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक डिमांड कर्व है और डिमांड कर्व प्रायः अभी हमने आपको शुरू में बताया, ये भी बात करेंगे कि यह दाएँ तरफ जो है यह डिमांड कर्व ढलुआ क्यों होता है? क्यों इसका एक ढाल ऐसा होता है? ये इसीलिए है क्योंकि ये कर्व हमेशा समझिए जब वस्तु का प्राइस ज़्यादा होगा तो उसका मूल्य कम होगा, तो जब वस्तु का प्राइस कम होगा तो उसकी क्वांटिटी बिकने वाली ज़्यादा होगी। तो अगर हम इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे जो है ड्रा करें, तो हम पाएँगे कि कर्व जो है इसी प्रकार से बन रहा है, जो राइट हैंड साइड जो है एक ढाल की तरफ होता है। उसके जैसे प्रतिस्थापन की जो वस्तुएँ हैं, उसका भी रोल होता है। उसके साथ-साथ आय जो होती है, उसका भी रोल होता है और प्राइस जो होती है, उसका भी रोल होता है। क्योंकि अगर चीज़ें बढ़ेंगी किसी चीज़ों का मूल्य अगर बढ़ेगा, तो उसकी जो प्रतिस्थापन वाली वस्तुएँ होती हैं, उसको कस्टमर जो है परचेज़ करना शुरू कर देता है। मान लीजिए एक ब्रांड है वाई और एक ब्रांड है एक्स, तो एक कस्टमर जो है वाई ब्रांड का जो है को प्रायः क्रय करता है, लेकिन उसका दाम बहुत तेज़ी से बढ़ गया, तो फिर जो है वह वाई अगर एक्स क्रय करता था, तो वाई पे शिफ्ट हो जाएगा, अगर वाई को क्रय क्रय करता है, तो वह एक्स पे शिफ्ट हो सकता है। अगर जो उसके प्रतिस्थापन वस्तुएँ हैं, अगर उसका दाम उससे कम है, तो इनकम इफ़ेक्ट तो है ही और जिसकी मैंने अभी बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा की यहाँ पे और प्राइस मूल्य का प्रायः जो है एक महत्वपूर्ण स्थान है उसमें। मैं फिर हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट माँग के ही नियम का जो है एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, वह है डिमांड फ़ोरकास्टिंग, माँग पूर्वानुमान। माँग पूर्वानुमान को भी व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से इसका अध्ययन किया जाता है। माँग पूर्वानुमान यह ठीक उसी प्रकार से है, जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में हमारे मौसम वैज्ञानिक मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं और मौसम का पूर्वानुमान लगा कर के वह बहुत बड़ी-बड़ी जो है प्राकृतिक आपदाओं से मनुष्य के जीवन को सुरक्षित रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमारे जो अर्थशास्त्री होते हैं, वह उस वस्तु, उस सेवाओं का मार्केट में जो है, जो एक संभावित बाज़ार है, उसमें कितने की संख्या में उसकी माँग कितनी क्वांटिटी की माँग की संभावना है, इसको निर्धारित करते हैं और निर्धारित करने के बाद उसी के अनुसार उत्पादन उसका सुनिश्चित करते हैं। क्योंकि जो अर्थशास्त्र है, यह हमेशा हमें बताता है कि कभी भी हमको अपनी आय और अपने व्यय में हमेशा ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि हमारी आने वाली आय जो होती है, वह जितना हम उसमें व्यय कर रहे हैं, उससे बहुत कम हो। अगर कम होगी, तो हानि होने की संभावना
बहुत ज़्यादा होगी। तो मांग पूर्वानुमान जो होता है, वह व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक इकाई को उत्पादन इकाई की जो भी चीज़ें उसमें बनाई जा रही हों निर्मित की जा रही हों, उसकी संभावित माँग को जो है निर्धारित करने की एक पूर्वानुमान की योजना होती है। क्योंकि अगर डिमांड को अगर माँग को हमने सही ढंग से पूर्वानुमान नहीं लगाया, तो हम किस चीज़ का उत्पादन करेंगे और उस उत्पादित चीज़ को किस रेट पे हम क्रय करेंगे, उसका कब जो है हम किस विधि से जो है उसको बनाएँगे। जितने भी उत्पादन की प्रक्रिया में जो प्रश्न उठते हैं, उसको हम सही-सही उसका जवाब इसी डिमांड फ़ोरकास्टिंग में ही हम निर्धारित करते हैं। फिर जब डिमांड फ़ोरकास्टिंग है माँग पूर्वानुमान है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में बहुत सारे जो है डिमांड को फ़ोरकास्ट करने के लिए, पूर्वानुमान लगाने के लिए बहुत सारे जो है मेथड्स पे भी चर्चा की गई है। उसमें अरिथमेटिक मेथड है, जिसमें जो है मूविंग एवरेज का जो है हम उपयोग करके उसको पूर्वानुमान लगाते हैं। ओपिनियन पोल मेथड है कि हम पर्टिकुलर वस्तु, सेवाओं की विक्रय की संभावनाएँ क्या हैं, उसको भी जो है हम ओपिनियन लेते हैं। संभावित जो है मार्केट में जा कर के जो लोग लीडिंग कंपनियाँ हैं, लीडिंग और जो कस्टमर हैं, उनसे हम लेते हैं। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जब आप लोग मॉल में या कहीं पे जाकर के क्रय करते हैं किसी वस्तु का और क्रय करने के बाद आप बाहर आते हैं, तो कई जो है लोग होते हैं जो सर्वे करते रहते हैं कि आपको इस मॉल में, आपको इस शॉपिंग सेंटर में कौन-सी चीज़ अच्छी लगी, कौन-सी चीज़ आपको जो है यहाँ पे नहीं मिली या किस चीज़ को आपने ज़्यादा प्रेफ़र किया। मतलब कि वो आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं और वह ओपिनियन निश्चित ही डिमांड को सही ढंग से फ़ोरकास्ट करने की दिशा में ही एक कदम होता है। और जो प्रोडक्ट साइकिल है, जो एक वस्तु है, उसकी एक पूरी प्रक्रिया है, एक पूरा चक्र है कि वस्तु का एक हर एक वस्तु की एक लाइफ़ साइकिल होती है। तो लाइफ़ साइकिल भी जो होती है, वह भी बहुत ज़्यादा हमें सहयोग करती है कि हम कैसे माँग का पूर्वानुमान जो है वह सुनिश्चित करें। जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का एक उदाहरण लीजिए, अगर कोई वस्तु मार्केट में नई है तो निश्चित शुरुआत के जो दौर होते हैं उसमें उस वस्तु का उस सेवाओं की जो एक माँग होती है वह बहुत इनिशियल फ़ेज़ में होती है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लगभग वह नहीं के भी बराबर हो सकती है। तो लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब वह वस्तु एस्टेब्लिश हो जाती है मार्केट में और एक ग्रोथ टाइम आ जाता है, तो निश्चित एक समय आता है कि उसकी माँग बढ़ने लगती है और फिर अगर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में अगर पीक का टाइम है, तो निश्चित वह उसकी सबसे हाईएस्ट डिमांड मार्केट में होगी उस समय। उसके बाद फिर से जो डिमांड है, वह डिक्रीजिंग माने घटते हुए जो है क्रम में फिर आना शुरू हो जाती है। तो साथ ही बहुत सारे हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं मार्केट के उनसे भी जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्री बात करते हैं और चीज़ों को निर्धारित करते हैं। क्योंकि ये जो मार्केट में किसी वस्तुओं का, किसी सेवाओं का ये को बनाने का, इसको लॉन्च करने की जो एक पूरी प्रक्रिया होती है, यह बहुत कड़ी मेहनत और बहुत सही पूर्वानुमान पे निर्धारित होती है। जैसे अभी आपको बताना चाहूँगा जैसे उद्यमी हैं, एक वह उद्यमी है जो सफल है, तो उससे अगर आप पूछेंगे नहीं कि जब आपने उद्यमिता के कार्य को प्रारंभ किया तो आपको कौन-कौन से दिक्कतें आई तो बताएगा कि पहले हमारे पास जो है डिमांड नहीं आ रही थी, फिर जब हमने मार्केट में अच्छा प्रचार-प्रसार किया तो डिमांड जनरेट हुई, तो जब डिमांड जनरेट होने लग गई
तो कस्टमर ने बताया कि नहीं आपके इस प्रोडक्ट में यह चीज़ होनी चाहिए, यह स्पेसिफिक चीज़ें होनी चाहिए, तो फिर हमने उसको जो है इनकॉर्पोरेट किया। तो जो एक्सपीरियंस जो एक व्यवसायी होते हैं और जो मार्केट को अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, उन लोगों का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है डिमांड फ़ोरकास्टिंग में, कि डिमांड को सही ढंग से किस प्रकार से उसका पूर्वानुमान लगाया जा सके। इसमें मैंने जैसा भी आपको बताया अरिथमेटिक मेथड है, ओपिनियन पोल है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। हमारे जो मार्केट के एक्सपर्ट्स होते हैं, इनका भी योगदान होता है, जो मार्केट को बहुत क्लोज़ वॉच करते रहते हैं, कि वस्तु कब से आती है, कैसे वो ग्रो करती है, कैसे फिर वो उसका प्राइस तय होता है। इनको हम कहते हैं कि मार्केट न का जिनको अच्छा नॉलेज होता है, तो उनसे भी जो है हम एक डिस्कशन कर सकते हैं और उनके रिव्यू को ले सकते हैं, जो कि मार्केट फ़ोरकास्टिंग डिमांड फ़ोरकास्टिंग में बहुत ही ज़्यादा मदद हमको करती है। साथ ही यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि जब हम डिमांड को फ़ोरकास्ट कर रहे हों, तो उस स्पेसिफ़िक जो है एरिया में कौन-कौन सी कंपनियाँ कार्य कर रही हैं, उनके एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं, उस जिसको वार्षिक रिपोर्ट कहते हैं, उस वार्षिक रिपोर्ट के प्रतिवेदन में अगर हम देखेंगे, तो पाएँगे कि किस कंपनी ने कितना जो है सेल्स किया और कितनी रेवेन्यू आई। तो जब हम अच्छे से एक रिसर्च करके किसी भी चीज़ को निर्धारित करते हैं, तो हमारी गलत होने की संभावनाएँ कम होती हैं। तो डियर लर्नर्स आज हम लोगों ने अपने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को जो कवर किया, अपने इस स्वयं प्रभा की लाइव ऑनलाइन क्लासेस में, उसपे मैं पुनः आप लोगों को एक कन्क्लूज़न के रूप में बताना चाहूँगा कि जितनी भी चीज़ों को आज आपसे डिस्कस हुआ, डिमांड डिमांड क्या है, माँग क्या है और माँग के प्रकार क्या हैं, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, माँग का नियम क्या है, और माँग को निर्धारित करने वाले तत्व क्या हैं। उन तत्वों में भी आपने देखा कि 2 तत्व महत्वपूर्ण हैं। एक है उपभोक्ता के जो डिमांड तय होता है, दूसरा पूरे मार्केट का डिमांड जो तय होता है। तो अगर हम मार्केट की डिमांड की बात करें, तो मार्केट की डिमांड में उपभोक्ता का डिमांड स्वतः ही सम्मिलित है और डिमांड की डिमांड शेड्यूल क्या है, डिमांड कर्व क्या है और डिमांड कर्व जो होता है वह राइट डाउन स्लोप में क्यों होता है। साथ ही डिमांड की फ़ोरकास्टिंग जो है के विषय में भी आज हमने जानने का प्रयास किया और उसको डिमांड को फ़ोरकास्टिंग करने के जो विविध जो विविध तकनीक है उस पे भी चर्चा और परिचर्चा किया। यहाँ पे जितने भी हमारे लर्नर इस समय हमसे जुड़े हैं, इनको मैं बताना भी चाहूँगा कि जो बीईसीसी 131 131 का ये जो पाठ्यक्रम आप लोगों को यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए मैं दे रहा हूँ, इसकी जो पूरी ई कंटेंट है आप लोगों को बुकें आपके पास होंगी और दूसरा जो है हम ई ज्ञान कोश से इसके ई कंटेंट को भी डाउनलोड कर सकते हैं और सभी चीज़ों को आप अच्छे से जो मैंने डिस्कस किया बहुत विस्तृत रूप से उसमें दिया गया है और उसको अच्छे से पढ़िए क्योंकि मैं बार-बार कहता हूँ कि अर्थशास्त्र और वो भी व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है यह हमारे दैनिक व्यवहार की जो है का विषय है और इसमें हम जितना ज़्यादा इसको अवधारणाओं को समझने का प्रयास करेंगे, उतना हमें यह विषय रुचिकर लगेगा। अर्थशास्त्र जो है बहुत ही उपयोगी है। आने वाले जो हमारे ऑनलाइन सेशन होंगे, उसमें हम लोग जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी बहुत सारे तत्व हैं, उस पे भी चर्चा और परिचर्चा करेंगे। क्योंकि अर्थशास्त्र जो है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है जिसको आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र,
इसके सिद्धांतों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। जो फंडामेंटल नियम हैं, उसको हमें अच्छे से समझने की ज़रूरत है और वह कैसे कार्य करता है। बस समय और जो मार्केट के ट्रेंड हैं, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा-सा उस विधियों में बस परिवर्तन हो सकता है। तो जितने भी हमारे लर्नर हैं आज इस ऑनलाइन सेशन में भाग लिए, उन लोगों का बहुत-बहुत जो है मैं आभार भी व्यक्त करूँगा कि आप लोग इसको अटेंड किए और जितनी भी चीज़ों पे आज चर्चा हुई है, उसको खूब अच्छे से समझने का प्रयास करिए और समझने के साथ-साथ जो आपके टेक्स्ट है, जो पाठ्य सामग्री है, उसको अच्छे से पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है जुड़िए, तो आपको बहुत ही जिस पाठ्यक्रम को आप पूरा करने का एक संकल्प आपने लिया है कि अच्छे से पूरा करें, उसको आप निश्चित पूरा कर पाएँगे। बस इसके लिए निरंतर अपने पाठ्य सामग्रियों का अध्ययन करिए, स्वयं प्रभा जो है इस प्रकार की ऑनलाइन जो क्लासेस हैं, उसको अटेंड करिए, अपने को जोड़िए। आप पाएँगे कि किस प्रकार से दिन प्रतिदिन आप अपने कोर्स से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि जैसे अगर आप यहाँ पे पूरा स्टडी मार्केट का करते हैं, पूरे इकोनॉमिक्स का करते हैं, तो उसी प्रकार से आप जब एक अच्छे विद्यार्थी बनना चाह रहे हैं, जो कि व्यवसाय के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे, तो जब आप अवधारणाओं की एक अच्छी जानकारी रखेंगे, उन पे अच्छा नॉलेज रखेंगे, तो निश्चित ये आपको अच्छा करियर भी देंगे और आपको आपके नॉलेज में बहुत तेज़ी से वृद्धि भी करेंगे। क्योंकि जो नॉलेज है, वो आज हमने आपको स्वयंप्रभा के इस लाइव जो है काउंसलिंग क्लास से दिया। आपको मैंने जो है मार्गदर्शन दिया कि आप ई-ज्ञान कोश से जो है बीईसीसी 131 131 पाठ्यक्रम को डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसके जितने ब्लॉक हैं, ब्लॉक ए 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 उसको जो है अलग-अलग उसमें यूनिट्स हैं, उसका अध्ययन करें और हमारी जो पाठ्य सामग्री है, वह इस प्रकार से है जैसे आपको लगेगा कि हमारे काउंसलर हम लोग आपको स्वयं डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो जब आप पढ़ कर के उसको समझेंगे और इस प्रकार की स्वयं प्रभा के चैनल्स पे आप अटेंड करेंगे, तो बहुत रुचिकर होगा। क्योंकि अध्ययन हमेशा स्वयं को उससे जुड़ाव माँगता है। जितना ज़्यादा आप जुड़ाव रखेंगे, उतना ज़्यादा आप उसको समझ पाएँगे और इसको जितना आपका अध्ययन हो रहा है, इसको प्रॉपर समझिए, समझने के बाद उसको अपने शब्दों में भी लिखने का प्रयास करिए। पहले पढ़िए फिर उसको अपने शब्दों में जो है लिखने का भी प्रयास करिए। तो इस प्रकार से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप दिन-प्रतिदिन व्यष्टि अर्थशास्त्र को अच्छे से समझ सकेंगे और जान सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सपन अस्थाना आप सभी लोगों का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग